हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में दोस्तों हम जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का है। ये 6 सेमेस्टर वालों के लिए है दोस्तों, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एसओएल एनसीए वो रेगुलर तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के गुण और अवगुण बताएं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, इसलिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं सारे ही सॉल्व करवा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं करे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना कि किस तरीके से आपको आंसर अटैम्प्ट करने हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए इसके भी आंसर देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। ठीक है, तो वैश्वीकरण, जैसे कि वैश्वीकरण सबसे ही पता चल रहा है विश्व का एकीकरण। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विश्व एकीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण। मतलब कि इस तरीके से काम करना, इस तरीके से व्यापार करना, या इस तरीके से सहयोग करना या सेवाएं प्रदान करना कि जिससे क्या हो जाए, विश्व जो हो जाए पूरा एक बाजार के रूप में काम करना स्टार्ट कर दे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं को के एक देश से दूसरे देश में आने जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, अगर हम एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान बेचने जा रहे हैं तो उसमें जो भी अवरोध जैसे कि टैक्स कर वगैरह लगाए जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उदारीकरण। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको, WTO वाली जो मैंने वीडियो आपको बताई थी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। WTO जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ रखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उस पर ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबिंबित ना रहकर विश्व बाजारों में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभ को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण का देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अगर मेन मतलब समझे तो इसमें यह है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना, कंपेयर विश्व की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की विशेषता आपको डालनी जरूरी है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको वैश्वीकरण की विशेषता भी बतानी पड़ेगी। तो वैश्वीकरण की जो पहली विशेषता है वो है भौगोलिक दूरियों का सिमटना, यानी कि जो भी फिजिकल दूरियां हैं उन्हें कम कर देना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट गई है। फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से समूचे विश्व से हम अपनी स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है वैश्वीकरण से क्या हुआ, संचार की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जब संचार की सुविधा उपलब्ध हुई है तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली बात कर सकते हैं, इजीली अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। इससे क्या हो गया, दूरियां कम हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वहां जाकर ही उसे स्पेशली बताना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी पर्पज़ से किसी को कुछ भी बताना है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, भौगोलिक दूरियां क्या हो गई है, कम हो गई है। या फिर हम यातायात के साधन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया। तो इसके थ्रू भी क्या हो गया, जो दूरियाँ हैं वो बहुत कम हो गई हैं, मतलब हम बहुत जल्दी समय में ही काम कर सकते हैं। अगला है एक नई संस्कृति का उभरना। इससे एक नई संस्कृति का उभार हुआ है, जैसे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंचने एक विश्व संस्कृति को उभारा है। जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, नेट पर चैटिंग आदि तत्वों से बनी एक ऐसी संस्कृति सृजित हुई है जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं हम, तो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, जीन्स टी शर्ट पहनना, फास्ट फूड खाना, पॉप संगीत वगैरह। ठीक है, पॉप को सॉन्ग सुनना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पूरे वर्ल्ड में एक देश की संस्कृति दूसरे देशों में फैलना स्टार्ट हो गई है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये एक वैश्वीकरण की विशेषता है, जिससे क्या हुआ है दोस्तों, एक देश की जो कल्चर है दूसरे देश में फैलनी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि अगर हम भारतीय नारी की विशेषता की बात करें तो उसमें क्या है, साड़ी वगैरह, सूट सलवार पहनती है। तो अगर हम देखें तो अंग्रेज़ वगैरह जो होते हैं, ब्रिटिश के लोग या फिर इंग्लैंड के लोग या फिर अमेरिका के लोगों की बात करें, तो जब भी वो देश में घूमने आते हैं तो वो ज़्यादातर साड़ी पहनना प्रेफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे लोग जीन्स वगैरह पहनना प्रीफर करते हैं। तो ये सारी जो कल्चर है हमारा क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, हमने अपना लिया है, हमारे देश का कल्चर नहीं है। ठीक है, ऐसी फास्ट फूड खाना जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें। आगे अगली विशेष समझते हैं उपभोक्तावाद को बढ़ावा। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ है, वैश्वीकरण की एक और नई विशेषता है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण में उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण हैं। जैसे कि आपको पता ही है वैश्वीकरण से क्या हुआ है, व्यापार
बहुत हद तक पॉसिबल हुआ है और हर देश में जाके हम व्यापार कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, उपभोक्ता की मात्रा के उपभोक्ता जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं और साथ में बाज़ार की भी संख्या बढ़ गई है। अगला इसका जो फीचर है वो है दोस्तों श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण, यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण की भी है। सन 1965 के लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से अन्य देशों में रोजगार के कारण प्रवासित हुए थे। वही यह आंकड़ा 1999 के वर्ष में 12 करोड़ पर पहुंच गया था। वर्तमान में इसमें और वृद्धि हुई है। ठीक है, तो विश्वव्यापीकरण मतलब जैसे कि श्रम बाजार की बात करें, श्रम बाजार यानी कि श्रमिकों की संख्या जो काम करते हैं बाज़ारों में। ठीक है, तो क्या हुआ इससे जो श्रम है वो एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, श्रमिक जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। और उसका जो डेटा है दोस्तों, जैसे कि 1965 में क्या हुआ है दोस्तों, ये 7.5 करोड़ था, यानी कि 7.5 करोड़ लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने जाते थे। 1999 में क्या हुआ दोस्तों, ये 12 करोड़ पहुंच गया और अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगला समझते हैं बिचौलियों को बढ़ावा। वैश्वीकरण की एक और विशेषता है बिचौलियों को बढ़ावा। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से श्रम निर्यातक देशों में ऐसे कई एजेंट या बिचौलिया सक्रिय हो गए हैं जो वैध तथा अवैध दोनों प्रकार से लोगों को विदेशों में काम दिलवाते हैं। यही नहीं, ये बिचौलिया लोगों को देश विदेश भिजवाने में भी मदद करते हैं। तो बिचौलिया का काम क्या होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जैसे कि किसी को भी काम चाहिए, दूसरे देश में काम चाहिए। ठीक है, अगर वो दूसरे देश में काम करना चाहता है और उसे लेकिन पता नहीं है हमें कैसे काम मिलेगा, कैसे मैं काम करने जाऊंगा, कैसे मुझे वहाँ पे मैं पहुँच पाऊँगा, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो दोस्तों वो कौन निभाते हैं, बिचौलिया। ठीक है, और वो इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं काम दिलवाने में दूसरे देश में। आगे समझते हैं अगली विशेषता है शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से शिक्षा का भी विश्वव्यापीकरण हो गया है। इसमें विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हो गया है, जिससे इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दुनिया के किसी भी देश में रोजगार पा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा आज की दुनिया में क्या हो गया, शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हो गया, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कहीं भी जाके स्टडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम इंडिया में ही स्टडी करो, तुम अमेरिका जाके, लंदन जाके, कोरिया जाके, कहीं भी किसी भी देश में जाकर स्टडी कर सकते हो। या फिर अगर तुम स्टडी कहीं भी करी है तुमने, समझ लीजिए, और आप उसके बाद भी कहीं भी जॉब ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने इंडिया में स्टडी करी है उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, बाहर जाके जॉब कर सकते हो। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही से लचीलापन। तो क्या हुआ है दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, वास्तुविद, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर तथा कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि का विदेश आवागमन भी अब पूंजी प्रवाह की तरह सरल व लचीला हो गया है। तो दोस्तों अब क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा लचीली हो गई है, यानी कि जैसे कि हम अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूपीआई के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू पैसे भेज सकते हैं ना, उसी तरह क्या हो गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजीली जा सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो या फिर कोई भी टीचर हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, कोई भी लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। चाहे वो काम के पर्पज़ से जाए, चाहे वो विजिटिंग के पर्पज़ से जाए, या फिर ट्रैवलिंग के पर्पज़ से जाए, या फिर अपनी फैमिली के पास घूमने जाए। ठीक है, आगे समझते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता। तो इस प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की सक्रियता बढ़ गई है। ये कंपनियां पहले सिर्फ उत्पादित वस्तुओं, सेवा, तकनीक, पूंजी आदि की आवाजाही में मदद करती थी, किंतु अब भिन्न भिन्न देशों में प्रबंधकों, विशेषज्ञों, कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्ति में भी अहम भूमिका का निर्वाह करती है। तो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, एक मेन फीचर है वैश्वीकरण का। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वाली वीडियो में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है दोस्तों, जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपनी कंपनी स्थापित करती है या अपना फॉर्म लगाती है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले क्या करती थी, एक से ज़्यादा देशों में काम करती थी, लेकिन अब ये क्या करना है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये अब दूसरे देशों में जाके क्या करती है, कुशल अर्धकुशल लोगों को प्रशिक्षित करती है, साथ में अन्य कंपनियों को ख़रीदती है या फिर उन्हें ऑफ़र देती है कि इतना काम करना है तुम्हें, वो इस तरीके से उस ऑफ़र को देकर क्या करती है, वो उन्हें ख़रीद कर सस्ते दाम पर और ज़्यादा महंगे दामों पर दूसरे देशों में जाके बेचती है। ठीक है, अब वैश्वीकरण के गुणों की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने फीचर्स पढ़े थे, क्या क्या विशेषताएं हैं, अब गुणों की बात करते हैं। वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी धारणा है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, वैश्वीकरण क्या है, विश्व का एकीकरण, यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड, जिससे न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। यानी कि वैश्वीकरण से बस भारत को ही प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड को प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे कि फर्स्ट हमारा नवीन तकनीकों का आगमन। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ है दोस्तों, नवीन तकनीक का आगमन हुआ है, नई टेक्नोलॉजी का
आगमन हुआ है। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीक का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पादन की किस्म में सुधार होता है। जैसे कि जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी होगी तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे और जो श्रमिक है वो भी अच्छे से काम कर सकेंगे, वो भी इंटेलिजेंट होंगे और वो भी अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो बना सकेंगे। तो नई टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जो काम वगैरह है उसमें सरलता आई है। अगला है जीवन स्तर में वृद्धि। तो इसका एक अगला गुण है जो जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है वैश्वीकरण से क्या हुआ है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले क्या होता था, एक ही तरह की एक ही कंपनी की कार मिलती थी, एक ही कंपनी की मैगी मिलती थी। लेकिन अब वैश्वीकरण की वजह से क्या हो गया, अलग अलग तरह की कंपनी की मैगी मिल रही है, आपको अलग अलग तरह की कार मिल रही है। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन हो गए हैं बहुत सारे कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इससे क्या हुआ है दोस्तों, तो जब हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं, अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं या फिर विकल्प आ जाते हैं हमारे पास, तो जो लोग जो सामान प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या करते हैं, सस्ते दामों पर रखते हैं। वो अपने दाम क्या रखते हैं, सस्ते रखते हैं ताकि उनकी कंपनी की चीज़ ज़्यादा बिके। तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, लोग क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ क्या कर लेते हैं, न्यूनतम मात्रा में खरीद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हो जाता है, उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है। अगला है विदेशी विनियोजन। तो वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। तो विदेशी विनियोजन मतलब क्या है, वैश्वीकरण से क्या होता है, जो विकसित राष्ट्र है वो क्या करते हैं, अपनी पूंजी कहाँ लगाते हैं, जाके अर्धविकसित राष्ट्रों में, यानी कि जो विकासशील है या फिर अभी विकसित नहीं हुए हैं। ठीक है, उन राष्ट्रों में जाके लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उन राष्ट्रों की भी पूंजी बढ़ती है और साथ में जो विदेश के लोग हैं यानी कि विदेशी कंपनियां हैं उनका भी प्रॉफिट होता है साथ साथ। अगला समझ लेते हैं विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी थोड़े पिछले टॉपिक में ही बताया है, इससे क्या हुआ है, रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है क्योंकि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी अपनी कंपनी लगा रही है। जब वो कंपनियां लगाएंगी तो उन्हें श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी और श्रमिक कहाँ से आएंगे, जब श्रमिक आएंगे अलग अलग देशों से तो उन्हें रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, रोजगार में वृद्धि हो रही है। तो वैश्वीकरण का एक गुण क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण से रोजगार में वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, अगली इसकी जो गुण है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, यानी कि जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में तो सुधार होता ही है, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें तब जैसे कि वैश्वीकरण से क्या होता है, बस व्यापार ही नहीं होता, इससे क्या होता है, संबंध भी सुधर जाते हैं। देखो, जब हम कुछ व्यापार करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे कि समझ लीजिए आप किसी दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं, जब आप कंटिन्यूसली वो सामान उसी दुकान से लेने जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपको दुकानदार पहचान जाता है। ठीक है, या और आप भी दुकानदार को पहचानने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक मतलब कि रिलेशन बन जाता है दुकानदार और आप में। इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है, जब आप क्या करते हैं, एक ही देश से व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उस देश में और आपके देश में, दोनों के देशों में क्या होता है, संबंध अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ है, भारत के अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो भारत के जो संबंध थे वो हमेशा से शुरू से रशिया के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन अब वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है दोस्तों, अमेरिका से उसके संबंध जो है सुधर गए हैं। आगे समझ लेते हैं विदेशी व्यापार में वृद्धि। विदेशी व्यापार क्या होता है, दूसरे देश में जाकर व्यापार करना। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ है दोस्तों, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होती हैं तो वो क्या करती है, दूसरे देश में जा के व्यापार करती हैं। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उदारीकरण की नीति। ठीक है दोस्तों, उदारीकरण की नीति में क्या होता है दोस्तों, अगर आप दूसरे देश में व्यापार करने जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आप जितना भी टैक्स है वो कम हो जाता है या फिर टैक्स को हटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ईजिली हम व्यापार कर लेते हैं दूसरे देश में। ठीक है, तो आयात निर्यात पर जितने भी अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इससे विदेशी व्यापार में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। अगला समझ लेते हैं, अगला है तीव्र आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर मिलता है तथा विदेशी पूंजी का विनियोग बढ़ता है। इससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण से क्या होता है, तीव्र आर्थिक विकास होता है, यानी कि पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास होता है।
क्योंकि देखो क्या करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए किसी देश के पास किसी देश ने टेक्नोलॉजी बना लिया, तो वो टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो दूसरे देश को बेच देता है। ऐसे ही वो देश फिर दूसरे देश को बेच लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, लोग अपनी टेक्नोलॉजी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो पैसा तो कमाते हैं, साथ में जिसको टेक्नोलॉजी बेची है वो देश भी क्या करना शुरू कर देता है, अपने पूंजी निर्माण यानी कि उसमें काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत ने किससे ली थी, रशिया से, और अभी किसे बेची है, फिलीपींस को बेची है। तो ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। अगला है दोस्तों विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। जिस राष्ट्र का उत्पादन श्रेष्ठ किस्म का पर्याप्त मात्रा में होता है उसका निर्यात व्यापार तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है, भुगतान संतुलन की समस्या का निदान होता है। जैसे कि देखो आपको पता ही होगा, दो वर्ड आपने सुने होंगे, आयात और निर्यात। आयात मतलब होता है दूसरे देश से सामान को खरीदना, और निर्यात मतलब होता है अपने देश से सामान को बेचना। देखो जब आप दूसरे देश से सामान को खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप अपने देश से सामान को बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब हम निर्यात बढ़ा देते हैं, निर्यात बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, हमें पैसे मिलने लग जाएंगे। जब हमें दूसरे देश से पैसे मिलेंगे डॉलरों में, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हमारा जो GDP है वो ग्रो करने लगेगी। आगे समझते हैं वैश्वीकरण के दोष को समझते हैं। वैश्वीकरण के अवगुण क्या क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था, गुण की बात कर ली हमने, अब अवगुण की बात करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र वैश्वीकरण को अपना रहा है एवं इसके गुणगान कर रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो समझ लेते हैं क्यों नहीं अच्छे होंगे। तो सबसे पहला है आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र अधिक अमीर संपन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार देश में भी गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जो सबसे पहला गुण है उसका आर्थिक असंतुलन। यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जो गरीब देश है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो अमीर देश है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। और ऐसे अगर देश के अंदर की बात करें तो देश में जो लोग हैं, जो और अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और ही ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। आगे है देशी उद्योगों का पतन। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पाते, उनका माल बिक नहीं पाता है, घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर है। तो दोस्तों देसी उद्योग जो होते हैं ना, उनका पतन हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो सामान है वो सस्ती रेटों पर बिक रहा है। ठीक है, जब सस्ती रेटों पर बिक रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों, जो वैश्वीकरण के कारण जो कंपटीशन उत्पन्न हो रहा है ना, वो देसी उद्योग सहन नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण क्या होता है उनका सामान बिक नहीं पाता। अगर बिकता भी है तो कम दाम में बिकता है, जिस वजह से उन्हें भारी लॉस कमाना पड़ता है। इस वजह से वो अपने उद्योग बंद हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से वो अपने उद्योग बंद कर देते हैं, जिस वजह से जो देसी उद्योग है उनका पतन होता जा रहा है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। जैसे कि मैंने बताया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है वैश्वीकरण को बढ़ाने में। तो विश्व के औद्योगिक जगत पर बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रभुत्व एवं शिकंजा बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही है। स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इनके अधीन जा रहे हैं। जैसे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे समझते हैं। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करें, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जो ऊंचे लेवल की होती है, वो क्या करती है, अलग अलग देशों में जाती है। सबसे ज़्यादा वो क्या करती है, गरीब देशों में जाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करती है, वो या तो छोटी छोटी जो कंपनियाँ होती हैं उन्हें खरीद लेती है, या फिर क्या कर देती है, उन्हें सामान बनाने का ऑर्डर दे देती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि एक कोका कोला कंपनी है, उसने क्या कर लिया, थम्स अप और लिम्का कंपनी को खरीद लिया है। उसमें अगर आपने देखा होगा, आपने कभी भी लिम्का और थम्स अप पी होगी तो उस पर कोका कोला का साइन होता है। ठीक है, कोका कोला का मार्क होता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो कोका कोला कंपनी है उसने क्या कर लिया, भारत की थम्स अप और लिम्का को खरीद लिया, अपने अधीन कर लिया। अगला है बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गया है। परिणामस्वरूप स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घट रही है। तो बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। अगर भारत के प्रक्षेप में बात करें तो क्या हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो देशी बाजार है वो क्या होते चले जा रहे हैं, बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो कंपटीशन को सहन नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो उद्योग बंद हो रहे हैं तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं दोस्तों, उनका काम ठप हो जाएगा। जब उनका काम ठप हो जाएगा तो वो दोस्तों बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून।
अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून, वित्तीय कानून, मानव संपदा अधिकार कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। पेटेंट के आड़ में बड़ी बड़ी कंपनियां शोषण कर रही हैं। कई परंपरागत उत्पादन पेटेंट के अंतर्गत आने के कारण महंगे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया, वैश्वीकरण के कारण ऐसे कानून बन गए हैं जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। कंपनियां क्या कर रही हैं, अलग अलग तरीके से शोषण कर रही है। जैसे कि एक पेटेंट क्या होता है दोस्तों, 20 साल के लिए मिलता है, जो कंपनियां क्या कर लेती है, पेटेंट करवा लेती है अपनी चीज़ों पर। ठीक है, अगला है विलासिता के उपयोग में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तु एवं अश्लील साहित्य का भारतीय बाजारों में निर्बाध प्रवेश हो गया है। इससे सांस्कृतिक पतन का खतरा बढ़ गया है, आक्रमणता बढ़ रही है। ठीक है, विलासिता क्या होता है दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो मतलब कि समझ लीजिए, जैसे कि भारतीय समाज में हम देखें, कार क्या है, विलासिता का उपयोग। जैसे कि हर किसी के पास हमारे समाज में क्या है, कार नहीं होती, तो क्या है, विलासिता की वस्तु है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है दोस्तों, हम पश्चिमी शैली को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति को खतरा है। ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या होगा, हमारी संस्कृति खत्म हो सकती है। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार वैश्वीकरण एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गिरा रहा है और हमें आर्थिक प्रतंत्रता की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, धीरे धीरे गला रहा है, यानी कि धीरे धीरे कर रहा है जो भी कर रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या होगा, आर्थिक प्रतंत्रता की ओर ले जा रहा है हमें, यानी कि आर्थिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, अन्य कंपनियों यानी कि अन्य देशों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको निष्कर्ष में लिखना है। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।